ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपने सुना कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं अपने सभी श्रोताओं से, सभी लिसनर से कि वो उन सभी सवालों को समन्वय करे, कोऑर्डिनेट करे और लगभग उन्हीं सवालों को पूछे जो कि टीकाकरण से संबंधित हैं। भले ही वो कोविड टीकाकरण से संबंधित है या किसी और तरह के टीकाकरण के संबंधित है तो उससे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपको फोन करना है 23421764 पर। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। सीधे हम डॉक्टर साहब से जुड़ते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर अरोड़ा, देश में कोरोना के जो सक्रिय मामले हैं वो करीब 48,000 के करीब हैं और दिल्ली में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसमें सरकार का बहुत योगदान है कि कोरोना के संक्रमण पे काबू पा रखा है, समाज का भी उतना ही योगदान है। सरकार ने टीकाकरण बहुत तेजी से किया और लगभग देश के सभी लोगों को पहली और दूसरी खुराक लग चुकी है। लेकिन अब जो एहतियाती डोज लगाई जा रखी है उसमें सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया है हर घर दस्तक अभियान का। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम इसी से कर रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि हर घर दस्तक अभियान को लेकर सरकार की मंशा क्या है और वो किस तरह से लोगों को इस टीकाकरण के अभियान में सम्मिलित करना चाहती है। डॉक्टर अरोड़ा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये हर घर दस्तक के पीछे सोच क्या है जी। और अगर आपको याद हो तो नवंबर 2021 में भी 1 महीने के लिए हर घर दस्तक कार्यक्रम चलाया गया था और 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक ये हर घर दस्तक का दूसरा चरण है जी। और इसका मुख्य जो हम लोगों को एक प्रेरणा मिली वो पोलियो से मिली। पोलियो में शुरू में जब पोलियो कार्यक्रम शुरू हुआ तो लोग टीकाकरण केंद्र पे तो आते तो थे लेकिन खाली 80-85% जी। 15 से 20% लोग पूरी कोशिश के बावजूद नहीं आ पाते थे या नहीं आते थे और ऐसी स्थिति में घर घर जाकर के टीकाकरण आरंभ किया गया। और जैसा कि हमको मालूम है कि अब हर जो हमारा पोलियो दिवस होता है उसमें पहले 2 दिन तो टीकाकरण केंद्र पे होता है और उसके बाद आगे के 5 दिन घर घर जाकर के टीकाकरण किया जाता है जिससे 97-98% लोगों को टीका मिल जाता है जी। यही सोच को लेकर के 2021 में शुरू किया और अब जो है 2022 1 जून से शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जो बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं या ऐसे जो समूह हैं लोगों के जो एक चलते फिरते हैं, जैसे मजदूर हैं, भट्टे पे काम करने वाले लोग हैं, जिप्सीज हैं या फिर ऐसी कॉलोनीज होती हैं जो अनऑथराइज्ड होती हैं जिनका किसी तरह की सूची में नाम नहीं होता। और इसके अलावा ये उन दूरदराज क्षेत्रों में भी जहां पर टीकाकरण कम हुआ है, किसी ऐसे क्षेत्र में जहां टीकाकरण कम है वहां भी हर घर दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत पहुंचाया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि जिन लोगों को प्राथमिक टीका तो लगभग सभी को लगा है, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एहतियातन टीका जो है वयस्कों में 18 से उम्र के ऊपर वालों में इसकी बहुत कम मात्रा लगी अभी तक जी। और 60 साल से ऊपर वालों में 40-50% बुजुर्गों में लग चुकी है, लेकिन वहां और ज्यादा लगने की जरूरत है क्योंकि कोविड का जो कुप्रभाव है वो सबसे ज्यादा 60 साल से ऊपर वालों में होता है क्योंकि इन्हीं लोगों में ज्यादातर दूसरी बीमारियां, दिल की, दिमाग की, फेफड़ों की, जिगर की, गुर्दे की इनकी बीमारियां होती हैं।
कैंसर भी हो सकता है, बाकी बीमारी भी हो सकती है। तो उस स्थिति में गंभीर बीमारी होने की संभावना और मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि एहतियातन डोज मिलनी चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं आ पाते। तो ये घर घर दस्तक का मेन मकसद वो है कि इस कार्यक्रम को एक त्वरण दिया जाए, एक्सलरेट किया जाए, जिससे टीकाकरण में वही गति आ जाए जो हमने पिछले साल इन दिनों में और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जब रोजाना 60, 70, 80 लाख टीके लग रहे थे। जी डॉक्टर साहब, चर्चा हम जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं, शायद बहुत देर से इंतजार कर रहे थे इस कार्यक्रम का। गुरुग्राम से सुमन प्रजापति, आइए इनका प्रश्न सुनते हैं। सुमन जी, स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर साहब, शायद फोन कट गया इनका। डॉक्टर साहब, हर घर दस्तक अभियान के अंदर क्या जब टीकाकरण के लिए कोई भी टीम किसी भी घर पर जाएगी तो क्या उसके पास वैक्सीन के तीनों डोजेज, जितने भी अप्रूव्ड डोजेज हैं, वो सब होंगे या कोई विशेष डोज लेके जाएंगी वो? नहीं, हर तरह की डोज उपलब्ध होती है कि अगर उन्होंने पहले कोई टीका नहीं लगाया है तो पहला टीका लग सकता है, अगर दूसरा लगना है तो दूसरा भी मिल जाएगा, और अगर एहतियातन टीके की जरूरत है तो एहतियातन टीका भी मिल जाएगा। इस समय देश के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में 2 टीके हैं मुख्यतः, एक तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों होती है। और मजे की बात है कि जैसे ही टीका होता है, जैसे शहर में इनके पास उपकरण होते हैं, टीकाकरण जो है करने के बाद, हर घर जाने के बाद, ये उसी समय उसको इंटरनेट पे कोविन में अपलोड भी कर देते हैं, जिससे को आपको जो टीकाकरण का सर्टिफिकेट है वो भी मिलता चला जाता है। जी, हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, इलाही बख्श। आइए उनका सवाल सुनते हैं मेवाड़ से। इलाही जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो। हाँ सर। हाँ इलाही जी, हाँ जी, आ रही है आवाज, कहिए क्या जानना चाहते हैं आप? नवीन सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार इलाही जी, आप मेवाड़ में किस गांव से या किस क्षेत्र, किस जगह से हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट मेवाड़ से बोल रहा हूँ सर। हाँ नहीं, मेवाड़ तो बहुत बड़ी जगह है। उसके किस गांव से हैं आप, किस इलाके से हैं? सर मैं गांव बीसरू है, तहसील पुनाना है, फिरोजपुर जिला के पास में। जी कहिए। अच्छा, पुनाना से, हाँ बताइए सर। हाँ सर, मैं सबसे पहले तो सर मैं डॉक्टर साहब को भी और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में और फिर आधा घंटे का टाइम और निकालते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मैं आकाशवाणी की जो टीम है, जैसे नवीन सक्सेना है सर, और जैसे सिद्धार्थ सर हैं, इन्होंने आकाशवाणी के जरिए से पूरे देश के अंदर जो है कोरोना के पूरे जानकारी दी सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। जी इलाही जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर बस शुक्रिया सर, इसीलिए मैं सर मैसेज देना चाहता हूँ सर। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। मैं इलाही जी को एक चीज और विनम्र प्रार्थना करूंगा जी कि अपने आसपास, पड़ोस में, रिश्तेदारी में अगर कोई लोग रह गए हैं वयस्क, जिनको एहतियातन टीका नहीं लगाया या जिनको अभी तक टीका नहीं लगा है, वो आप इतने इस कार्यक्रम से इतने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, तो अपने उन जानकारों को भी प्रोत्साहित करें कि वो भी अपना टीकाकरण करें, जिससे कि कोविड की गंभीरता से वो बचे रहें। जी धन्यवाद। हमारे अगले श्रोता हैं मोहम्मद यामीन लोनी गाजियाबाद से। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्कार यामीन जी, क्या? नमस्कार जी। हाँ सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि तीसरी डोज लेने के बाद हम क्या क्या सावधानी रखें, और ये जानना चाह रहा था कि नवजात शिशुओं के लिए भी कोई ड्रॉप आ रही है क्या कोरोना की? जी डॉक्टर अरोड़ा। अच्छा, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे आपने। पहली बात आपने पूछा कि तीसरी एक तरीके से आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अब टीका लगाने के बाद क्या हम बिल्कुल बेपरवाह हो सकते हैं, हमें कोविड का असर नहीं होगा? जी। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि टीका लगाने के बावजूद कोविड का संक्रमण हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि वो गंभीर बीमारी में या अस्पताल जाने लायक गंभीरता नहीं ले पाता, और सबसे बड़ा लाभ उसका ये होता है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और जरूरी होती है कि अगर हमने लापरवाही बरती तो इन्फेक्शन हो सकता है, हमें बिल्कुल बिना लक्षण का संक्रमण हो, लेकिन परिवार में मेरा कोई छोटा बच्चा, 2 साल से कम का बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो जिसको बाकी बीमारियां हैं, और अगर उसको हो गया
तो वहां गंभीरता हो सकती है कोविड की वजह से। तो तीसरा टीका लगाने के बाद भी जो है हमें कोरोना उपयुक्त व्यवहार को फॉलो करना है, मास्क लगा के रखना है, भीड़ भाड़ के जगह से बचना है, और अगर जाना ही है, कोई सामाजिक समारोह है, तो वहां लगा के रखना है और हाथ की सफाई रखनी है क्योंकि कोविड अभी हमारे चारों तरफ है। दूसरा सवाल आपने जो पूछा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नाक वाला जो ड्रॉप्स हैं वो टीका कब आएगा। तो उस टीके के जो है अभी परीक्षण चल रहे हैं, तीसरी फेज के उसको बोलते हैं, जो फाइनल परीक्षण चल रहे हैं, और ये दुनिया में अपनी किस्म का पहला टीका होगा जो भारत में निर्मित है। मतलब पूरी दुनिया में नेजल वैक्सीन नहीं है, और ये शुरुआती जो आंकड़े हम लोगों ने देखे हैं वो बहुत उत्साहजनक हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगली 4-6 हफ्ते में वो टीका भी हमारे जनता को उपलब्ध रहेगा। जी डॉक्टर साहब, क्या नवजात शिशुओं के लिए भी कोई टीका उपलब्ध है इस समय, या उनको अभी इतनी जरूरत नहीं है टीके की? ऐसा है कि भारत में अभी हम 12 साल से कम के बच्चों को कोई कोविड का टीका नहीं दे रहे हैं, और वैसे पूरी दुनिया में 2 साल से नीचे कोविड का कोई टीका नहीं दिया जा रहा है। और कारण यह है कि अगर बाकी माँ भी उसने प्रतिरोधक एक आवरण बना के रखा अपने चारों तरफ, पिता ने और परिवार के अन्य लोगों ने, तो बच्चों में उसका प्रभाव बच्चों को और उसका फायदा बच्चों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूरी है कि अगर माँ को हो जाए, गर्भवती महिला को कोविड हो जाता है, तो गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसको नुकसान होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी, आपने जो सवाल पूछा कि अगर कोई गर्भवती है और उसने टीका भी नहीं लगाया या अभी टीकाकरण पूरा नहीं किया, एक लगाया और दूसरा रहता है, तो गर्भ अवस्था में भी कोविड का टीका लगाना पूरी तरह सुरक्षित है और वो टीका लगवा लेना चाहिए जा करके, क्योंकि आपके गर्भ में पल रहा भ्रूण जो है वो उसकी गंभीर कोविड की गंभीरता को सह नहीं पाता है। तो कृपा करके अब माँ के लिए और माँ के बच्चे के लिए, दोनों के लिए जरूरी है कि टीका लगवाए। आइए बड़ौत का रुख करते हैं, वहां से महेश शर्मा जी अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार महेश जी। मैं जानना चाह रहा हूँ जी, कोरोना की रफ्तार कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, और ये क्या कारण है? हमारी लापरवाही है या कुछ और है? बताने कृपा करें। और जो है ये कोरोना कब तक समाप्त होने की उम्मीद करते हैं? जी डॉक्टर अरोड़ा। महेश जी, आपने इतना जरूरी सवाल पूछा है और इतने अच्छे साधारण भाषा में पूछ रहे हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन कॉम्प्लेक्स ये सवाल है। तो आपने ये कहा कि कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है, और उसका कारण ये है कि ये जो कोरोना वायरस है, मैं इसको कहूंगा एक बदमाश वायरस है। गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है, इसका स्वरूप बदलता रहता है, इसकी संक्रमण क्षमता बदलती रहती है। और लेकिन आगे से यह है कि पिछले साल का जो डेल्टा वायरस था जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया था, उसके बाद जो भी वायरस आए हैं वो भीषण बीमारी या गंभीर बीमारी तो नहीं करते, लेकिन हमारे पूरे समाज में सामूहिक तौर पे फैलते रहते हैं, संक्रमण करते रहते हैं। तो आपने अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको याद होगा कि मार्च में आकर के 1000 से कम केसेस हो गए थे प्रतिदिन कोविड के, और अब 8,500 के आसपास पिछले दिनों में हुए हैं। तो कुल मिलाकर के केसेस बढ़े हैं, लेकिन बात यह है कि चिंता की बात नहीं है। ये ज्यादातर उन जगह पे हो रहा है जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, यानी बड़े शहर जहां पर लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है। दूसरा, एक और भी देखा गया कि इस पिछले 4 हफ्ते 6 हफ्ते में ये बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई, आना जाना बढ़ गया, यात्राएं बढ़ गई, चाहे वो ट्रेन की, बस की या हवाई जहाज की यात्राएं बढ़ गई, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारा व्यवसाय है वो भी एक नियमीकरण की तरफ, रूटीन की तरफ, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है वो वापस पटरी पे लौट रही है। तो इस वजह से
ये जो संक्रमण है वो थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसा कोई नया वायरस नहीं है जो चिंता का कारण बने, लेकिन जो व्यक्ति जिसको बाकी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, लिवर खराब है, फेफड़ों के बहुत जोर का अस्थमा है, या बहुत जो मोटे लोग हैं, मोटापा है, उनमें अगर ये बीमारी हो तो गंभीर रूप धारण कर सकती है। इसलिए एहतियातन जो डोज है, जो उसकी मात्रा है, वो जरूर लेनी चाहिए जी। और कोविड अभी है, आपने कहा कब तक खत्म होगा, इस बारे में तो भविष्यवाणी करना नामुमकिन है वैज्ञानिक तौर पे, लेकिन कहा जा सकता है कि अगले अगर 6-8 महीने तक ऐसे ही ये वायरस ऐसे ही कमजोर वायरस की तरह रहता है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम एक सामान्य जीवन की तरफ लौट सकेंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला। आज के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा। अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है आपकी, तो आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। रुख करते हैं हम कुशीनगर का, वहां से संगम कुमार जी अपने सवाल और अपनी जिज्ञासा के साथ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संगम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार संगम जी। सर, मेरा आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो बच्चे थोड़े बहुत कोविड से निपट चुके हैं, उन लोगों की दिनचर्या लेट जगना, लेट सोना, और इसका क्या कारण हो सकता है जी। और दूसरा सवाल ये है कि क्या जो बीपी का जो मरीज है उनको ये जो सेकेंड डोज तो दे चुके हैं, लेकिन थर्ड डोज क्या अभी दे देना चाहिए, या कुछ दिन के बाद? 9 महीने बीत चुके हैं और उनकी हमेशा बीपी हाई लेवल पे रहती है, तो क्या हमें वैक्सीन दे देना चाहिए उनको? डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरोड़ा। अच्छा, संगम कुमार जी, पहला प्रश्न जो है वो मैं बाद में लूंगा, पहले दूसरा लेता हूँ कि जो टीबी के मरीज होते हैं, यानी कि जो लंबी बीमारी वाले मरीज हैं, उनमें अगर कोविड हो तो ऐसा लगता है कि उसमें बीमारी की गंभीरता टीबी की भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ कोविड का भी संक्रमण गंभीर हो सकता है जी। तो दूसरा टीका अगर नहीं लगवाया है तो जरूर लगवा लें, और अगर एहतियातन टीके का टाइम आ गया है, 9 महीने बीत चुके हैं, तो वो अवश्य लगाना, अवश्य लगाना है। डॉक्टर अरोड़ा, ये भी जानना चाहते हैं कि बीपी के भी इनके हैं कोई जो जानते हैं, वो बीपी के उनको बीपी से में काफी हाई रहता है। हाँ, तो उसके लिए भी बीपी हाई है उसका इलाज करवाइए, टीबी का इलाज कराइए, और साथ में कोविड का टीका जिसके लिए अब आप एलिजिबल हैं, पहले दूसरी डोज लग चुकी है तो एहतियातन डोज लगवानी है, और अगर पहली दूसरी नहीं लगी तो वो पूरा लगाना है। तो ये तो आपके दूसरे सवाल का था। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, जिगर, फेफड़ों की, गुर्दे की बीमारियां हैं, दिमाग की कोई बीमारी है, तो उनको दवाई लेना सबसे ज्यादा फायदा है। किसी को कैंसर है तो वो बहुत जरूरी है कि कैंसर की दवाई लेते रहे, लेकिन साथ में टीकाकरण भी करवाते रहे। अब रहा पहला सवाल कि बच्चे जो मोटे हो जाते हैं, क्या वो ज्यादा सोने की वजह से होते हैं? तो ये आपका जो कहना है ये एक कुछ हद तक सही है। सोना बच्चे के लिए 7-8 घंटे सोना बहुत आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी 2 चीजें होती है हमारे जीवन में, एक जो खाना है, खाना पीना है, पौष्टिक होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अगर खाया जाए किसी भी उम्र में तो वो नुकसान करता है, लेकिन बच्चों में खास तौर पे जो महत्वपूर्ण है, जो मोटापे का कारण बनता है, व्यायाम की या एक्सरसाइज की कमी का। अगर बच्चे कंप्यूटर पे खेल रहे हैं या टेलीफोन पे गेम्स खेल रहे हैं, सारा दिन बैठे रहेंगे और भागेंगे दौड़ेंगे नहीं, और किसी तरीके के घर के कामों में सहयोग नहीं करते हैं, तो उनका मोटा होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों का विकास का समय होता है, उसमें विकास का मतलब शारीरिक विकास भी है और मानसिक विकास भी है। दोनों के लिए पोषण की आवश्यकता होती है।
लेकिन अगर बैलेंस कम हो जाए, यानी कि व्यायाम और जो एक्सरसाइज है वो कमी रहे, तो फिर मोटापा होने लगता है और ये चिंता का है। तो कुल मिलाकर के अपने बच्चों में व्यायाम के लिए उनको उत्साहित करें, प्रेरित करें, और कुछ जो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं बच्चे, अपने निकट में जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनको जाके जरूर दिखाएं कि कुछ कई बार आनुवांशिक बीमारियां और बाकी तकलीफें होती हैं, तो उनकी जांच भी होनी चाहिए। जी, हमारे अगले श्रोता हैं रोहतक से डॉक्टर विद्यानंद चौधरी। हेलो डॉक्टर चौधरी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सर मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ जी। सर मैंने ये जो डॉक्टर साहब जो आपके साथ जो बैठे हैं डॉक्टर साहब, और ये आपने बताया कि ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था कोविड के लिए, उसके प्रमुख हैं भारत के। जी जी जी, ऐसा ही है ना सर? जी सर, मेरा पर्सन मैं ये कहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम थी ये बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जिसपे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं गांव से आता हूँ, मेरा एक गांव है, उसके साथ साथ मतलब जो पॉपुलेशन हरियाणा में वो विलेजर्स हैं सारे। सर 80% वैक्सीन लगी ही नहीं, तो रिकॉर्ड में आपने 150 करोड़ लगा दी। ये कैसे वाइबल है? ये कैसे, मतलब ये क्या? जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई किसी वजह से, तो उनके शायद उन्हीं लोगों के लिए अब हर घर दस्तक अभियान है। तो यहाँ दो बातें कहूंगा जी। पहला सवाल तो ये है कि 80% लोगों को नहीं लगी, तो हो सकता है कि इनके गांव में नहीं लगी और इसी कारण से हर घर दस्तक कार्यक्रम किया गया जी। मेरे ख्याल से चौहान साहब ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये 194 करोड़ लगी हैं, तो क्या ये वास्तव में 194 करोड़ लगी हैं जी? तो मैं यहाँ पर आपका ये बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि दुनिया में पहली बार एक इस तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम बना है कि जब टीका लगता है और टीका लगने के बाद आपकी डिटेल एंटर जो होती है वो कंप्यूटर प्रोग्राम पे अपलोड हो जाती है जी, और अपलोड होने के बाद आपको उसी समय सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो खाली यही नहीं कि टीका जो लगा है वो टीका लगा है कि नहीं लगा है, उस सर्टिफिकेट पे ये भी लिखा होता है कि आपको किस जगह टीका लगा है, कितने बजे लगा है, कौन सा टीका लगा है, उसका बैच नंबर क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण किसने लगाया, आपको जो हेल्थ वर्कर है जी जी। तो ये जो है एक ऑडिटिंग, इसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी बिल्ट इन करी है, और बीच बीच में सारे देश में इसकी ऑडिटिंग होती है कि जिन लोगों के नाम पे चढ़ाया गया है वो क्या वास्तव में है या जैसा चौहान साहब कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखा गया है कि टीका सभी को मिला है। तो कहते हैं वो भी क्योंकि ये इतना अधिक अच्छा कार्यक्रम बनाया गया है, और इसी तरीके से हर घर दस्तक कार्यक्रम, यानी कि ये एक राजनीतिक और टेक्निकल एक तरीके से विल है, जो इच्छा शक्ति है, ये हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। अगर टीका नहीं लगा होता इस देश में तो ओमिक्रॉन वही गदर मचाता जो अमेरिका में मचा है जी, जो इस समय यूरोप में मच रहा है। जर्मनी में पिछले एक हफ्ते से 80,000 केस से ज्यादा हो रहे हैं, और जर्मनी हमारे हरियाणा जितना बड़ा देश है, और अमेरिका में रोजाना 1 लाख से 1.5 लाख केस है, और वहां सारे हॉस्पिटल भी फुल हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये 194 करोड़ लोगों के जो 194 करोड़ टीके लगे हैं, उनकी वजह से हमारे यहाँ जो बीमारी हो रही है वो एक खांसी जुकाम के तौर पे है। ये वायरस का कमाल नहीं है कि वायरस कमजोर हो गया है, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी है कि हम वायरस को कमजोर कर दिया है, और साथ ही साथ हमें अस्पतालों में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ रही। इस समय देश में 99% से ज्यादा वो बिस्तर जो कोविड के लिए रिजर्व करे हुए हैं वो खाली हो रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हो कि 8 से 10,000 केस रोजाना हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु का आंकड़ा चाहे एक भी हो दुर्भाग्यशाली है, लेकिन मृत्यु का आंकड़ा 10 के आसपास है, यानी कि, और ये वो लोग हैं जिनको दूसरी बीमारियां हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा ये हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है ये टीकाकरण कार्यक्रम, और अगर आपके गांव में लोगों को नहीं लगा है तो उनको जाकर के उत्साहित करिए। आप डॉक्टर साहब हैं,
आप जो है एक शिक्षाविद हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करके कि वो टीका जरूर लगवाएं। जी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से इंद्रभान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। इंद्रभान जी, स्वागत है आपका। मैं चिरमिरी राष्ट्रीय कॉलेज जिला पुरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं? कोरोना भी हो सकता है बाल झड़ने का कारण? जी डॉक्टर साहब, बहुत से साइड इफेक्ट्स कोरोना के नजर आ रहे हैं, क्या इसमें बाल झड़ना भी कोई कारण हो सकता है? क्या कारण? हाँ, तो ये धन्यवाद, आपने ये एक और चलते चलते महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा है, और वो ये है कि कोरोना हो जाता है, कई बार हल्का होगा, बहुत ही कम समय पर उसकी संभावना होती है गंभीर होने की, लेकिन दोनों स्थितियों में कई बार कोरोना का प्रभाव बना रहता है अगले 3 से 6 महीने में। जी। इसको कहते हैं लॉन्ग कोविड। यानी कि कोरोना जो मुख्य संक्रमण है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन शरीर का उसका बचा हुआ प्रभाव रहता है। बाल उसमें गिर सकते हैं। कई लोगों की जो है दिल की धड़कन तेज चलती रहती है। कई लोगों को सांस में कई दिन तक तकलीफ रहती है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें 2-2, 3-3 महीने तक शरीर में बहुत कमजोरी या जान नहीं लगती है, या पिंडलियों में, मसल्स में दर्द रहता है। तो आपके जो बाल झड़ने वाला बात है, ये पॉसिबिलिटी है। अब ये मैं आपको अगर अभी निकट भविष्य में, निकट भूतकाल में आपको अगर वो हुआ है, कोरोना कोविड हुआ है जी, तो इसका प्रभाव 3 से 6 महीने तक रहता है। लेकिन जहां तक देखा गया है, ज्यादातर ये जो इस तरह के जो हल्के लक्षण हैं वो ठीक हो जाते हैं और बाल वगैरह वापस आ जाने चाहिए। लेकिन अगर नहीं आते हैं या गुच्छे गुच्छे बाल गिर रहे हैं तो अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिए, ऐसा ना हो कि कुछ और बीमारी हो। जी डॉक्टर साहब, हम अपने कार्यक्रम के उस पड़ाव में आ चुके हैं जब हम अपने विशेषज्ञ से ये पूछना चाहते, जानना चाहते, ये संदेश दिलाना चाहते हैं अपने श्रोताओं को कि कोरोना से बचकर रहना है तो क्या करना होगा, क्या सावधानियां बरतनी होगी, और टीकाकरण पर एक विशेष संदेश हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, हमारे बढ़ौत के भाई ने जो सवाल पूछा वो महत्वपूर्ण है। कोविड अभी हमारे चारों तरफ है और वो अपना रूप बदलता रहता है, इसलिए अभी हमें सावधानी नहीं हटानी, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। बिल्कुल। दूसरा कि जो कोरोना उपयुक्त व्यवहार है, यानी कि मास्क लगाना है या जो भीड़ भाड़ से बच के रहना है, वहां सावधानी बरतनी है, और तीसरा कि अपने हाथ की सफाई रखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जीवन का हिस्सा बना लीजिए। और तीसरी चीज, अगर आपको पहली 2 डोजेज कोविड टीके की मिल गई हैं तो एहतियातन टीका जरूर लगवाइए, उसमें कोई कोताही नहीं करिए, ये जरूरी है। हमारे चारों तरफ केसेस कम हुए हैं, लेकिन उसको अभी लगाने की जरूरत है। और जिन्होंने पहला ही टीका दूसरा नहीं लगवाया है वो भी जरूर लगवा दें। जी डॉक्टर अरोड़ा, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जिज्ञासाएं हमारे श्रोताओं की शांत करने के लिए और टीकाकरण विषय पर इतनी मुख्य जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, धन्यवाद। श्रोता, हमें उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम से, आज के इस डिस्कशन से, आज की इस चर्चा से बहुत कुछ ऐसा निकल कर आया है जो आपके जानने के लिए बहुत जरूरी था। आपके प्रश्नों का समाधान यहाँ पे हमने किया, आपकी जिज्ञासाएं हमने शांत की हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर कल रात 9:30 बजे हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।